नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग नेमा पुनः अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मित्रों, आज हम जीएसटी के विषय में कुछ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम आपको जीएसटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के विषय में अवगत करा रहे होंगे। साथ ही साथ जीएसटी के जरिए जो लॉ मेकर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस या जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो मशक्क़त की गई थी, हम सभी थोड़े बहुत परेशान भी हुए हैं इस वजह से, लेकिन इसका प्रयोजन क्या था, किस ऑब्जेक्ट को लेकर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था और क्या वाकई में उन ऑब्जेक्ट्स को ये अचीव कर पाएगा, इस विषय में हम कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। ध्यान दें, मैं यहाँ पर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के ऑब्जेक्ट को एंटी करप्टिव मेजर के रूप में समझ रहा हूँ और मैं इसे यहाँ दो तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने यहाँ जो जीएसटी रिलेटेड डिस्कशंस है उसे ब्रॉडली दो टॉपिक्स में बाइफरकेट किया है। हम स्टार्ट करेंगे इनमें से पहले टॉपिक के साथ। ध्यान दें, जीएसटी अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत नई कॉन्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया है हमारे देश में, लेकिन अगर इसे पूरी तरह नई कॉन्सेप्ट कहा जाए तो ये गलत होगा। ध्यान दें, यह कॉन्सेप्ट या इसका मिलता जुलता स्वरूप सर्विस टैक्स में, साथ ही साथ वैल्यू एडेड टैक्स में, जिसे वेट के नाम से जाना जाता था, में पहले से ही विद्यमान था। इसे समझें किस तरह से ये पहले से विद्यमान था। यहाँ जो आधारभूत जो जीएसटी की कॉन्सेप्ट है यह वैल्यू एडेड टैक्स पर ही आधारित है। थोड़ा सा इसे समझिए। होता यह है कि कोई व्यापारी किसी गुड को, किसी माल को से किसी दूसरे व्यापारी से 10 रुपये में खरीदता है। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो कर की दर है वो 10% है, मतलब उस माल के लिए उसे 10 + 1 11 रुपये का भुगतान करना होता है। ये जो 1 रुपये वो अतिरिक्त देता है, यह वो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सामने वाले व्यापारी जिससे इसने माल खरीदा है के पास जमा करता है। इसे अप्रत्यक्ष कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने इस पैसे को गवर्नमेंट को सीधे नहीं दिया, उसने जो कर की राशि है उसे सीधे सरकार को नहीं दिया, बल्कि ये पैसा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा। कैसे? इसने जिससे ये गुड परचेज किए उसे जो 1 रुपये कर का दिया, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इसे सरकार के पास जमा करे। होता यह है कि इसे इस माल की लागत 11 रुपये पड़ी, 10 रुपये उन गुड्स के लिए प्लस 1 रुपये टैक्स के नाम पर, इसे 11 रुपये का ये माल पड़ा। अभी से वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर आइटम को से 15 रुपये में बेचना प्लान करता है। हालांकि इतना मार्जिन एक्चुअल में नहीं होता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यस, 15 रुपये में बेचना प्लान करता है। अब यहाँ पर वह 15 रुपये पर, अगेन मानता हूँ आइटम वही है, से रेट भी वही है, 10% के हिसाब से 1.5 रुपये कर का भी कलेक्ट करता है। मतलब वह व्यक्ति इसे 16.5 रुपये, 16.5 रुपये में सेल करेगा। यहाँ उसने सामने वाले से, जिससे वो ये बेच रहा है, 1.5 रुपीज़ टैक्स के नाम पर कलेक्ट किया। अभी थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए, वह यहाँ 1.5 रुपये टैक्स के नाम पर ले चुका है, जिसे क्या वह पूरा गवर्नमेंट के पास जमा करने के लिए लायबल होगा? यहाँ आंसर नहीं में है, क्योंकि वह उन्हीं गुड्स पर पहले 1 रुपये कर का दे चुका है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास इस व्यक्ति से 1 रुपये पहुँच चुके हैं, तो अब वह केवल 50 पैसे को देने के लिए लायबल होगा। यहाँ पर हम टेक्निकली अगर बात करें, ये कहा जाता है कि उसे जब वह इस माल को परचेज करता है तो जो 1 रुपये कर का वो जमा करता है उसे इसका क्रेडिट मिल जाता है। टेक्निकली क्रेडिट मिल जाता है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको आपके द्वारा जमा की गई राशि का क्रेडिट देता है, मतलब आपका वो पैसा बैंक के पास जमा है। ऐसे ही ये 1 रुपये ये माना जाता है कि आपका सरकार के पास पहले से जमा है।
ओके अभी जब आपके पास 1.5 रुपये कर के नाम पर रखा हुआ होगा, आपको केवल 50 पैसे और देना होगा, क्योंकि आप 1 रुपये पहले से दे चुके थे। मतलब जो क्रेडिट आपका गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ था वो यहाँ इस 1.5 रुपीज़ से एडजस्ट हो जाएगा, आपको केवल 50 पैसे और देना होगा। इसे हम अगर इसके नॉमेनक्लेचर से समझते हैं तो इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था। मतलब आपने जितना वैल्यू एडिशन किया, आपको केवल और केवल उस पर टैक्स देना होता था। हुआ ये कि आपने 10 रुपये के माल पर 5 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। इस 10 रुपये पर आप ऑलरेडी 1 रुपये टैक्स दे चुके थे। जो 5 रुपये आपने वैल्यू एडिशन किया है उसका 10% के हिसाब से 50 पैसा बनता है। यहाँ पर ये 1 रुपये आप पहले दे चुके थे, 1.5 रुपये आपने कलेक्ट किया है। मतलब आपको केवल और केवल आपके द्वारा की गई वैल्यू एडिशन पर, मतलब 5 रुपये का 10%, केवल 50 रुपया और जमा करना होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट थी वैल्यू एडिशन टैक्स की। ध्यान दें, ये वैल्यू एडिशन टैक्स की कॉन्सेप्ट को ज्यों का त्यों जीएसटी लॉ में लाया गया है। मतलब इस सेंस में जीएसटी कोई नया टैक्स, कोई पूरी तरह से नया टैक्स है ऐसा कहा जाना पूरी तरह से सही नहीं होगा। यह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेशन लॉ था उसी को ही डिफरेंट नेम से प्रेजेंट किया गया है। ओके अभी यहाँ पर वाई जीएसटी है ना, क्वेश्चन यही आना चाहिए कि यार ऑलरेडी ये व्यवस्था थी तो फिर इसे नए नाम के जरिए लाने की क्या जरूरत थी। इसे थोड़ा समझिए। जीएसटी में पहली चीज़ तो जैसा मैं अभी कह रहा था, एक वेट था जिसमें ये क्रेडिट की कॉन्सेप्ट थी। इसी तरह से सर्विस टैक्स होता था जिसमें भी क्रेडिट की कॉन्सेप्ट थी, वहाँ इसे सेनवेट कहा जाता था। इसके अलावा आपने अगर सुना हो एक्साइज लॉ हुआ करता था जिसमें इसे मोडवेट कहा जाता था काफ़ी अर्ली स्टेज पर। ओके इन्होंने इन तीनों को मर्ज किया। 3 अलग अलग लॉ होते थे, लोगों को फॉलो करने से पहले उन्हें समझना डिफरेंट स्टेट्स के लिए होते थे। तो कहीं डिफरेंट किसी दूसरे स्टेट में उसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई कर दिया जाता था। चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती थी, साथ ही साथ उनमें यूनिफॉर्मिटी होना संभव नहीं हो पाता था। इन्होंने कॉन्सेप्ट को रखते हुए, मतलब जो क्रेडिट की कॉन्सेप्ट थी उसे रिटेन करने के बावजूद या करते हुए इसे मर्ज करके एक सिंगल टैक्स के रूप में अप्लाई करने की कोशिश की। ठीक है, पहली चीज़ जो जीएसटी के साथ की गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर उसी लॉ को या उन्हीं प्रोविजंस को नॉर्मली अडॉप्ट किया गया, लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ की गई वह यह है कि इस लॉ को पूरी तरह से ऑटोमेटेड करने की कोशिश की गई। समझिएगा, यहाँ अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है पर आना चाहेंगे। वाई जीएसटी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था। ध्यान दें, ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है या जो फुल्ली ऑटोमेटेड व्यवस्था है उसका क्या फ़ायदा है। पहले क्या होता था या पहले क्या दिक्कतें थीं। होता ये था कि आपने किसी से, उसी केस को हम लें, किसी से किन्हीं गुड्स को 10 रुपये प्लस 1 रुपये टैक्स के साथ 11 रुपये में परचेज किया। आपने इसे 15 रुपये में 1.5 रुपया 1.5 रुपीज़ टैक्स के नाम पर लेते हुए कलेक्ट किए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने 1 रुपये का क्रेडिट भी ले लिया। आप गवर्नमेंट को केवल 50 पैसे और दे रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में आपने वाकई में गवर्नमेंट को 50 पैसे ही देने हैं। ओके, यह बात तब सही बैठती थी तब जब सामने वाला जिसने आपसे टैक्स के नाम पर 1 रुपये लिए है, आपके इस 1 रुपये को गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में डिपॉजिट कर दे। अगर वो एक्चुअल में पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए तो गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। ठीक है, उन आइटम्स पे टोटल 1.5 रुपये टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट तक पहुंच जाते थे, 1 रुपये पहले 50 पैसे बाद में। लेकिन होता क्या था, आपने जिस पर्सन से ये गुड्स परचेज किए थे कोई गारंटी नहीं थी, कोई एश्योरेंस नहीं था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिस वजह से बहुत बार
ऐसा भी होता था कि आपने तो टैक्स के नाम पर पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट के पास कभी पहुंचे ही नहीं, ना ही उनका कोई कंट्रोल रहा। आप समझिएगा, हर एक ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट देख कर, इंस्पेक्ट करके इन्हें पकड़ पाए, इस टाइप के एक्टिविटीज़ को, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ मुझे कहना चाहिए, को कर्व कर पाए, ये पॉसिबल नहीं था ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल, ओके। इन सभी चीज़ों को बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट के नॉलेज में लाया जा रहा था कि साहब ऐसा भी हो रहा है, हमसे किसी ने टैक्स के नाम पर पैसे लिए, बाद में हमें ही पता चला कि उसने जो वेट का नंबर या सर्विस टैक्स का नंबर हमें दिया था वही गलत था, उसका नंबर तो पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसके बावजूद वो हमसे टैक्स के नाम पर पैसे ले रहा होता था। यहाँ हमारे असेसमेंट्स होते थे, बाद में ये चीज़ें मालूम होती थी, बाद में हमने जो क्रेडिट्स लिए हुए होते थे, हमने जो उसे पेमेंट्स ऑलरेडी की हुई होती थी, जिनके क्रेडिट्स हम ले चुके होते थे, बाद में वो गलत पाए जाते थे और हमारे ऊपर एक्शंस लिए जाते थे, जबकि हम कहीं गलत नहीं थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स हमें महंगे भी पड़ रहे होते थे। या तो हम क्रेडिट ही ना लें, अगर हम क्रेडिट नहीं लेंगे तो उसकी कॉस्ट हमें 11 रुपये बैठ रही होती थी। बहुत बात है ना, जैसे हमें शायद आइडिया हो इस बात का, वेट एक अलग डिपार्टमेंट होता था, सर्विस टैक्स एक अलग डिपार्टमेंट होता था। वेट को स्टेट गवर्नमेंट्स डील कर रही होती थी, सर्विस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर रही होती थी। इश्यूज़ क्या होते थे, हमने अगर किन्हीं गुड्स पर वेट दिया हुआ है और हम उसे किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें फाइनली सर्विस टैक्स देना है, तो यहाँ हमने जो वेट दिया है उसे हम आगे जो हमें सर्विसेज देनी है उससे एडजस्ट नहीं कर पाते थे। इन अदर वर्ड्स, सर्विस टैक्स से वेट का या वेट से सर्विस टैक्स का क्रेडिट भी नहीं हो पाता था। अगर क्रेडिट के एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाते थे तो प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारी कॉस्ट तो बढ़ जाती थी, वो चीज़ हमें 10 की नहीं बैठती थी। अगर क्रेडिट मिल जाता था तो वो चीज़ हमें 10 की बैठती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो चीज़ हमें 11 रुपीज़ की पड़ती थी। अब हम वहाँ पर अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपये मेंटेन करना चाहते थे तो हमें उसे 16 में सेल करना पड़ता था। ये चीज़ें या ये एक्टिविटीज़ इन्फ्लेशंस को, महंगाई को इन्वाइट करती थी। तो ये कुछ समस्याएं थी, है ना। एक समस्या करप्शन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस, आपकी जेब पर बोझ है लेकिन गवर्नमेंट की जेब तक वो पैसे पहुंच नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम में है। इस वजह से उन्हें अपने जो सर्च या सर्वे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उन्हें बढ़ाना पड़ रहा है, जिस वजह से वो जो काम की चीज़ें उस पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। साथ ही साथ इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही होती थी, वो प्रोडक्ट कंपेरेटिवली महंगे पड़ रहे होते थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे किन्हीं लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को कोई पर्टिकुलर बेनिफिट भी नहीं पहुंच पा रहा होता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, आप समझिएगा। अभी जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें ऑटोमेशन पे फोकस किया गया है। समझिएगा किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को जीएसटी के जरिए सॉल्व करने की एफर्ट्स की जा रही हैं और बहुत हद तक गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुली वर्क भी कर रही है। कुछ दिक्कतें हैं लेकिन कोई भी नई चीज़ आएगी तो कुछ दिक्कतें तो होती हैं। समझिए जीएसटी कैसे इसे एड्रेस कर पा रहा है, हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, चीज़ें फुली ऑटोमेटेड है। मतलब अगर आपने किसी पर्सन से गुड्स परचेज करने हैं तो अगर वह पर्सन आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन। अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। पहले भी ऐसा था, लेकिन अब जो ऑटोमेशन की बेनिफिट है उसे समझिए। अब यह होगा कि जब आप इस गुड को बेचेंगे से आपने इसे वापस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, अब जब आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली कैटेगरिकली आपने इन्फॉर्म करना है, डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी है या इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई मैंने इस बिल के जरिए इस पर्सन से जिसका जीएसटी नंबर ये है इतने रुपए का माल परचेज किया, से 10 रुपए का माल परचेज किया, इस पर मैंने 1% टैक्स दिया। मैं अभी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हमने अपने रिटर्न में डिपार्टमेंट को बताना है कि साहब ये मेरी परचेज है और इन लोगों से है जिनके नंबर से हैं, ठीक है।
एंड ये मेरी सेल है। अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा हूँ तो भाई साहब मैंने इनको सेल किया है, ये इनका जीएसटी नंबर है, इन्हें मैंने इतने की इनवॉइस बनाई जिसमें जीएसटी का अमाउंट ये था। ठीक है, अभी जब मैं ये रिटर्न फाइल करता हूँ, समझना, ऑटोमेशन की वजह से मैंने जिसे अपना सेलर दिखाया है उसके जीएसटी नंबर पर मैंने जो टैक्स उससे चार्ज किया है वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फॉर्म 26S, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। मतलब जो क्रेडिट जो हमने उसे टैक्स चार्ज किया था, हमने उसे सेल किया जिसमें टैक्स का एलिमेंट भी था, तो मैंने उससे जो टैक्स कलेक्ट किया वह टैक्स उसके जीएसटीएन में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर वो इसे आगे फर्दर सेल करेगा तो चूंकि उसके पास ये क्रेडिट उसके जीएसटी नंबर पे है ना, जिसे टेक्निकली क्रेडिट लेजर कहा जा रहा है, में रिफ्लेक्ट होने लगेगा ऑटोमेटिक। मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, चीज़ें ऑटोमेटेड हैं या इंटरलिंक्ड हैं। ओके, उसके पास वो क्रेडिट दिखने लगेगा। इसी तरह से जिससे मैंने परचेज किया है, ओके, परचेज के टाइम पर मैंने उसे अमाउंट पे किए होंगे, जो भी मैंने उसे जीएसटी का अमाउंट पे किया वो रजिस्टर्ड है, उसे भी रिटर्न फाइल करना है। जब यस आप समझ रहे होंगे इसे, जब वो अपने रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो उसके लिए वो सेल है ना, उसने मेरा जीएसटी नंबर अपने रिटर्न में दिखाया होगा। उसके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न से, जिसे हम GSTR1 कहते हैं यहाँ पर, उसके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न में हमारे द्वारा पे किए गए जो जीएसटी के अमाउंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। वो उसे दिखाकर अपना रिटर्न सबमिट करेगा। जैसे ही वो रिटर्न सबमिट करेगा, मेरे जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट में उसने जो जीएसटी मुझसे चार्ज किया है, ओके, वो क्रेडिट के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। मतलब जब मैं अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँगा उस समय मेरे क्रेडिट लेजर में मैंने उसे जो ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट पे किया था वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एंड यस, मैं यहाँ पर सामने वाले को जो सेल कर रहा हूँ उसका जीएसटी का अमाउंट आ रहा होगा। यहाँ चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। मेरे पास जो क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, मैंने जो सेल पर जीएसटी चार्ज किया है, कलेक्ट किया है, से एडजस्ट होंगे। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बचता है तो वो मुझे पे करना होगा। यहाँ पर इन ना अदर वर्ड्स जो वेट की कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो रही है। इवन जब मैं किसी से कुछ गुड्स परचेज करता हूँ उसे मैं जीएसटी देता हूँ, हो सकता है मैं फर्दर अभी सेल ना कर रहा हूँ तो भी मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मैंने जिससे ये गुड्स परचेज किया है उसने मेरे से लिए गए टैक्स को डिपॉजिट कर दिया है या नहीं। यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म 2A की फैसिलिटी दी है। जैसे इनकम टैक्स में फॉर्म 26 है, ऐसे है ना, हमारा जो TDS हुआ है हम वहाँ चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो डिपॉजिट हो गया है या नहीं। वैसे ही यहाँ पर फॉर्म 2A के जरिए हम ये देख सकते हैं कि हमने परचेज पे जो जीएसटी पे किया है वो जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुँचा है या नहीं, साथ ही साथ हमारे जीएसटीएन के अगेंस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम सामने वाले को रिमाइंड कर सकते हैं या उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं तो आपको दे चुका हूँ, आप प्लीज़ देखें कि ये मेरे जीएसटीएन में क्यों नहीं दिख रहा। मतलब एक तरह से इंटरनल चेक लाया जा रहा है। मैं उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहता या मैं उसकी कोई कंप्लेंट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं कि भाई मुझे तो क्रेडिट चाहिए, मैं आपको टैक्स के रूप में दे चुका हूं, मुझे क्रेडिट मेरे जीएसटीएन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो काइंडली आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। आप मतलब जो सेलर है जिससे मैंने माल परचेज किया है वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और देखें कि ये क्यों नहीं दिख रहा है। अदरवाइज मुझे वो अमाउंट फॉर द टाइमिंग तो अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सिटीजन हैं, जो डीलर्स हैं, वो एक दूसरे पर एक कंट्रोल या एक चेक का ऑटोमेटिकली काम कर रहे होंगे। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन, जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स होते थे, उस पर एक बहुत हद तक कंट्रोल भी आएगा। तो ये तो एक पॉइंट हुआ, ये एक बेनिफिट हुआ इस जीएसटी की वजह से। इन लॉन्ग रन में हमें इसके इन ट्रू सेंस फ़ायदे दिखेंगे। ओके, अगर आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो आप उसे डिपॉजिट कर रहे होगे। अगर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो और आपको क्रेडिट मिल रहा है तो नेचुरली आप अपना मार्जिन मेंटेन कर पाओगे और ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस इंक्रीज करो। ओके, तो ये एक बेनिफिट हुआ।
इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है या एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो जीएसटी डिपार्टमेंट कैरी कर पा रहा है, जो वो पहले नहीं कर पाता था। इसके ऊपर भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। ओके, देखिए अगेन जो इंटेंशन है दैट इज़ टू cover up those fraudulent transactions or fraudulent or say undisclosed transactions previously taken places. Now हो ये रहा है कि they have got say tie up between this income tax department and GST department. Okay? अभी जो पुराना जो पर्सपेक्टिव है बहुत बार होता था, हमारे नॉलेज में भी ऑडिट करते समय कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई थी। होता ये था कि पर्सन्स अपना सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर देते थे, आप बोल सकते हैं वेट रिटर्न से, आप बोल सकते हैं सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल कर देते थे। वो कहीं नॉर्मली नहीं मांगे जाते थे, है ना। कहाँ कहाँ मांगे जा सकते हैं थोड़ा समझिएगा, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर। सर मुझे बैंक से लोन लेना है, नॉर्मली बैंक मुझे मेरा इनकम टैक्स रिटर्न डिमांड करता है। ओके, बैंक ये देखना चाहता है कि भाई मेरी सेल कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना है। वो ये देखना चाहते हैं कि मेरी सेल सस्टेनेबल है, ग्रोथ हो रही है हमारे सेल में, हमारे प्रॉफिट में। इसे बैंक कैसे चेक करता था? मेरे पास मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होते थे। से अगर मैं कोई डीलर हूँ, मैं कोई व्यापारी हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होते थे, लेकिन बैंक इस पर उतना रिलाई नहीं करता था। बैंक हमसे हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगता था। इन इनकम टैक्स रिटर्न को वो एज अ ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ माय एक्चुअल सेल एंड माय एक्चुअल प्रॉफिट देखता था। अब चूंकि मुझे पता होता था कि यार बैंक वाले मुझे लोन तभी देंगे जब मेरी सेल अच्छी दिख रही होगी, मेरा प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होगा, मैं यहाँ सेल को कई बार एक्चुअल फिगर्स पे लाता था, कई बार मैं बढ़ाकर दिखाता था। ओके, अभी मेरा प्राइमरी मोटो होता था मुझे एनी हाउ लोन चाहिए, और बहुत बार मुझे इसमें सफलता मिल भी जाती थी। यहाँ मैं उदाहरण में ले रहा हूँ, से मैंने 50 लाख रुपए सेल दिखा दी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, रिटर्न्स फाइल कर दिए, बैंक से लोन चाहिए था, वो भी मुझे मिल गया। बैंक भी हैप्पी है कि चलो उनके सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कंप्लाइंसेज हैं, वो पूरे हो गए। लेकिन जब बात मेरे सेल्स टैक्स रिटर्न्स पर आती थी, चूँकि कोई कंट्रोल नहीं था, ना ही किसी दूसरी जगह उनकी मुझे दिखाने की आवश्यकता थी, मैं बहुत बार अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न्स में, सर्विस टैक्स के, वेट के रिटर्न्स में सेल उतनी नहीं दिखाता था जितना मुझे सूट कर रहा है। ठीक है, मैं उतना शो कर देता था। ये प्रैक्टिस गलत थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सही है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ किसी तरह से, लेकिन ये फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, या शायद आपके नॉलेज में हो भी ये बात। ओके, हो क्या रहा होता था, से वेट अथॉरिटीज़ के पास किसी पर्सन की सेल के फिगर्स हैं, उसमें 20 लाख की सेल है और उसके हिसाब से टैक्स पे ऑफ हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो सेल के फिगर्स हैं वो से 50 लाख हैं, बैंक के पास भी वही फिगर्स गए हैं, से 50 लाख का फिगर बैंक के पास भी पहुंचा हुआ है। अब चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, अर्लियर नोन एज ना वेट डिपार्टमेंट और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो ये प्रैक्टिस सस्टेन भी कर जाती थी। ओके, समझिएगा, ये हमारे जो कंट्री की ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल नहीं थी, फिर भी ये प्रैक्टिस थी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस तो थे ही, अगर एक्चुअल सेल 50 लाख है और वो वेट केवल 20 लाख के ऊपर दे रहे हैं, तो इसका मतलब 30 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू होनी चाहिए वो नहीं भी हो रही थी। ओके, अभी थैंक्स टू जीएसटी, आप समझिएगा ये जो जीएसटी नंबर है ये बेसिकली पेन बेस्ड बनाया गया है। आप नोटिस कीजिएगा, जो फर्स्ट 2 जो डिजिट्स होते हैं वो बेसिकली स्टेट कोड होता है। से अगर एमपी की मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज़ 23। इसके बाद की जो 10 डिजिट्स होते हैं, मुझे डिजिट्स नहीं कहना चाहिए, इसके बाद के जो 10 अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं वो आपका पेन होता है। ये बात अपने आप में इस चीज़ को बता रही है। नाउ वी हैव गॉट नो सेपरेशंस बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड जीएसटी डिपार्टमेंट एज फार एज डेटा शेयरिंग आर कंसर्न्स।
अब जो पोजीशन बन चुकी है, चूँकि आपका जो जीएसटी नंबर है वो पैन बेस्ड है, हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास बड़े ईज के साथ आपके इनकम टैक्स की डिटेल्स भी हैं। दे कैन रिट्रीव योर इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल्स एट देयर ओन एंड। फाइन, अब वो ये देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ये देख सकता है कि आपने जीएसटी रिटर्न में कितनी सेल दिखाई है, ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी देख सकते हैं कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी सेल दिखाई है। फाइन, दैट मीन्स अगर आपने अपने जीएसटी रिटर्न में 20 लाख की सेल दिखाई है, अब अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 50 लाख की सेल दिखा रहे हो तो हमें नोटिसेस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन कर रहा है व्हाई दिस मिसमैच इज देयर। ओके, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो 50 लाख की सेल दिखाई है वो सेल आपने अपने जीएसटी रिटर्न में क्यों नहीं दिखाई है, या जो डिफरेंस 30 लाख है इस पर जीएसटी जो भी अप्रोप्रिएट रेट से बनता है वो आपने क्यों नहीं दिया है। बहुत बार वजह हो सकती हैं कि एग्जेम्प्टेड हो या कुछ मिस्टेक्स आपके एंड पर हो गई हो, कुछ चीज़ें छूट गई हो, कुछ अकाउंटिंग डिफेक्ट्स हो सकता है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि हर एक जगह फ्रॉड ही हो रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट डिपार्टमेंट्स को, खासतौर से जीएसटी डिपार्टमेंट को कुछ क्लूज तो मिल रहे हैं जिसके बेसिस पर वो फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ करेक्टिव मेजर्स, एटलीस्ट करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट तो कर सकते हैं। वो अपने काम को, अपनी एफर्ट्स या अपनी एनर्जी को पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा फोकस्ड भी कर सकते हैं। फाइन, एंड वी विल हैव दोज uniformities, we will have all those integrities in our taxational aspects. So फ्रेंड्स, ये दो बेसिक बेनिफिट्स हैं या दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जीएसटी की वजह से अब पॉसिबल हैं, या मेरी समझ में ये दो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जीएसटी लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था हमारे यहाँ। आप समझिएगा, हमारे यहाँ डेटा की साइज़ इतनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एसएससीज काफ़ी सारे हैं, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, या डिपार्टमेंट के पास वर्कफोर्स या टेक्निकलिटीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज कर पाएँ, या ऑटोमेशन वॉज द एसेंशियल, ऑटोमेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी टैक्सेशन लॉ इन अवर कंट्री। कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता थी। इस जीएसटी के जरिए चीज़ों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, चीज़ों को ऑटोमेटेड कर दिया गया है ताकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आए। डिपार्टमेंट कहीं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता। डिपार्टमेंट केवल लॉ जो बनाया गया है उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, मैं पहले भी कह रहा था इसको, कि जीएसटी कोई पूरी तरह से नया लॉ नहीं है। उसने पुराने लॉ के एसेंस को, पुराने लॉ को बनाते टाइम जो लॉ मेकर्स की इंटेंशंस थी उसे रिटेन किया है। उन्होंने बस कोशिश ये की है कि किसी तरह से इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसका प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर हो। ये बेसिक इंटेंशन है। देखिए, हमें इस ऑटोमेशन को समझना चाहिए। हमें नेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, चीज़ें चूँकि कंप्यूटराइज्ड हैं, इसे अडॉप्ट करना, इसे समझना, प्लस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नई एक्सरसाइज है तो उन्हें भी इसे इम्प्लीमेंट करना। चीज़ें नई हैं, हमेशा सुधार की गुंजाइशें होती हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए हैं, काफ़ी छूटें दी हैं, प्लस काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी लाए हैं। इनका सर्वर, शुरुआत में हम काम कर रहे होते हुए काफ़ी तकलीफ़ें होती थी, अभी भी हो रही हैं, लेकिन अभी उतनी नहीं हो रही हैं। ओके, अभी 2 या 3 साल ही हुए हैं, आप बोल सकते हैं अभी बेबी है ये, एंड धीरे धीरे ग्रो करेगा तो नेचुरली चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मेरी समझ में जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी हैं। हम इन्हें, सबसे ज़रूरी बात है कि हम सभी इन्हें थोड़ा अच्छे से समझ लें, इसकी आवश्यकता तो है। चीज़ें आज नहीं तो कल इस तरह से होनी ही थी, अदरवाइज़ देश कैसे चल रहा था या कैसे चलता। हमें ग्रोथ भी करनी है, हमें हमारी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड भी बनाना ही है। इसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट्स तो है ही, एंड हमारी गवर्नमेंट अभी भी टैक्सेशन बेस्ड ही है।
लॉ भी बनाए हुए हैं, लेकिन अगर लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकेगा, लॉ में लूप होल्स होंगे जिनका फ़ायदा उठाकर लोग बाग कर अपवंचन या टैक्स इवेजन्स कर रहे होंगे, तो कैसे चलेगा। ओके, एक तरफ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं, एक तरफ देश का विकास भी है। हमें सिलेक्ट करना है या हमारा चयन का विषय है कि हम किसे प्रेफरेंस देते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम कोई एक अच्छी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां तो आती ही हैं। यहाँ जीएसटी के केस में भी कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आई और अभी भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ हम सभी का सहयोग अगर होगा, हम सभी इसे समझेंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी मोड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं उसे इग्नोर करेंगे, तो लॉन्ग रन में यकीन मानिए हम सभी का फ़ायदा ही है। ये हमारे ही लिए बनाया गया है, हमें हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इसके फ़ायदे होंगे। मैं कम से कम पर्सनली इस बात को मानता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी इसे समझें। संभव हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, खासतौर से उन लोगों को जो इसके नॉलेज ना होने की वजह से विरोध कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि कुछ हद तक कुछ आपके डाउट्स या कुछ आपकी क्वेरीज जीएसटी के संबंध में मैंने सॉल्व की होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।